हेलो एवरीवन। सो आज का जो अपना लेक्चर है मतलब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे काफी सवाल आते हैं। एक्चुअल में आप लोग देखोगे कि जेई मेंस में सवाल आते हैं लेकिन एडवांस में भी काफी ज्यादा सवाल आते हैं और इसके डायरेक्टली मतलब इसके बाकी चैप्टर्स में तो यूज होगा ही होगा, मिक्स सवाल आते हैं लेकिन इससे डायरेक्टली सवाल भी पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोगों को ध्यान से देखना है। और इसको मोल कॉन्सेप्ट टू भी बोल देते हैं कि कुछ चीजें जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वन में कर रहे थे ऑलमोस्ट चीजें हम लोग मोल टू में भी इसी में भी वही चीज करेंगे। अब ये क्या कर रहे थे, देखो मोल कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अमाउंट को रिलेट करना सीखा था कि अगर रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है तो कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बनाएगा, ये सब हमने सीखा था। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। अब आपका सवाल ये बन सकता है कि सर जब सेम चीज मोल में कर चुके हैं तो यहाँ पे क्या जरूरत है। देखो जरूरत है। जरूरत कैसे, क्योंकि मोल में हम कोई रिएक्शन है उसके कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है तभी रिलेट कर सकते हैं जब रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड हो हमारे सामने। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, अब बैलेंस नहीं रिएक्शन में देखो काफी दिक्कत आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन बैलेंस करना थोड़ा टफ पड़ रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन का पूरे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पूरे प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से एक प्रोडक्ट भी अगर अपने को नहीं पता होगा तो पूरी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमारा काम आ जाएगा। तो देखो उसको हेल्प थोड़ा सा और इजी करने के लिए चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में जैसे देखो अपनी हेडिंग दिख रही है, पहले पार्ट में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट अपना पढ़ेगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अब तक हम लोगों ने बचपन में थोड़ा बहुत रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है तो आपने जो अब तक 10th तक जो भी पढ़ा होगा आप ऐसा बोल सकते हो कि सर रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाई ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि रिएक्शन इन विच और साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करना मेरे साथ में, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो साइमल्टेनियसली हो रहे हो तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये बात आई समझ। चलो अब बात करते तो कि यहाँ पे दो वर्ड आए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान रखना मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, बेसिक से लेकर हाई लेवल के जे एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, तो साथ साथ बने रहना। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ मैं लिख दे रहा हूँ रिडक्शन, कि दोनों क्या होते हैं। देखो अब मैं लिखना चाहूं तो तुम ऐसा बोल सकते हो जो ऑक्सीडेशन की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन अब तक हम लोगों ने जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है बताओ जरा, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन लिख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन के लिए अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि अगर ऑक्सीजन एटम का एडिशन है तो मैं बोल सकता हूं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर ऑक्सीजन एटम, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एडिशन ऑफ और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि अगर किसी एटम के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम का एडिशन हो रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। राइट। दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ये देखो ये पुरानी से लेकर लेटेस्ट तक की सारी डेफिनेशन बताऊंगा और लेटेस्ट वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेशन भी ये वाली डेफिनेशन भी अपने को आनी चाहिए। तो इसमें क्या बोल सकता हूं बताओ जरा, कि भाई एडिशन की जगह भी क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या समझ में आया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हुआ तो बोल दूंगा ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो मैं क्या बोल दूंगा, ऑक्सीडेशन हुआ है। और तीसरा मैं बोलूं लॉस इन इलेक्ट्रॉन, कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जो फोर्थ है जो लेटेस्ट है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये डेफिनेशन है जो अपने को पता होनी
चाहिए। क्या क्या? ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तीसरा लॉस इन इलेक्ट्रॉन। फोर्थ क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर मैं रिडक्शन की डेफिनेशंस की बात करूं तो सबसे पहले भाई ऐसा हो जाएगा कि सर ऑक्सीडेशन में ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या फिर ऑक्सीजन एटम का एडिशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे एडिशन किसका हो जाएगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कि अगर हाइड्रोजन या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हुआ तो मैं क्या बोल दूंगा? उसका रिडक्शन हुआ है। दूसरा बताओ रिमूवल किसका आएगा? सिंपल ऑक्सीडेशन से उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी। अब बताओ जरा तीसरा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस था, अब क्या हो जाएगा कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और फोर्थ बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे लेटेस्ट है, कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात आई समझ? तो ये बेसिक डेफिनेशंस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, अपने को पता होनी चाहिए। और अब देखो इन सब के अंदर जो लेटेस्ट डेफिनेशंस है, ये फोर्थ वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नया टर्म आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों सेम ही बात होती है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या होती है ध्यान से देखना। और आगे का जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं पे बेस्ड है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये नहीं आता है तो समझो आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसको बहुत ध्यान से देखते हैं, नोट साथ साथ बनाते रहना। जो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी वो है ऑक्सीडेशन नंबर, जो लेटेस्ट है, जो बहुत हेल्प करेगा अपने को इस चैप्टर में। आगे बहुत बहुत ज्यादा नीड है इस पूरे चैप्टर में हर जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर की। और वैसे भी देखो बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहीं भी देखते हो तो भी ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? लिखो कि इट इज द इमेजिनरी, साथ साथ लिखते रहना बहुत जरूरी है। इट इज द इमेजिनरी और रियल चार्ज असाइन to an atom in a given compound if compound is assumed to be 100% ionic। क्या समझ में आया डेफिनेशन से? ध्यान से देखना कि भाई डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज द इमेजिनरी और रियल चार्ज assigned to an atom in a given compound if compound is assumed to be 100% ionic। कंपाउंड कुछ भी हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। if assumed to be 100% ionic, अगर एक कंपाउंड को 100% आयोनिक अज्यूम करने के बाद में जो चार्ज उसे दिया जाएगा, चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे वो रियल चार्ज हो, उसे ही उस एटम या उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब इससे क्या मतलब है कि भाई देखो आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या है। देखो दो टाइप के कंपाउंड हमें पता है कि कोवेलेंट होता है, आयोनिक होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं और आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहे हैं कि भाई एक एटम ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट किए होंगे, दूसरे ने एक्सेप्ट किए होंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से क्या बनता है? अपने आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो अपने को उस कंपाउंड को 100% आयोनिक मान के चलना है। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जहां से ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। कि मान लो मेरे पास में कंपाउंड है NaCl, या ये ऑलरेडी आयोनिक कंपाउंड है। NaCl कंपाउंड तो हमें पता है कि NaCl कैसे बना होगा कि सर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा क्योंकि मेटल है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। तो बताओ जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो सोडियम पे क्या होगा? +1, क्लोरीन पे क्या होगा? -1। तो बताओ यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। क्लोरीन का क्या है? -1। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बात एक ही है, ध्यान रखना। मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में MgCl2 है। इसमें अगर मैं पूछूं आपसे बताओ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, आप बहुत इजीली बता सकते हो कि सर मैग्नीशियम पे +2 रहा होगा, क्लोरीन पे -1 रहा होगा। तो मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रही है और क्लोरीन की -1 रही है। ये देखो वो सारे वो कंपाउंड्स थे जो आयोनिक कंपाउंड थे। अब मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके पास कंपाउंड है H2O। अब बताओ H2O की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कि H2O की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अब ध्यान रखना, अब डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। अब कैसे सोल्व करोगे? देखो कि भाई एक्चुअल में ऑक्सीजन के H2O की स्ट्रक्चर ऐसी रहती है क्या जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है। अब बताओ जरा इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर रखे हैं। और डेफिनेशन क्या है कि अपने को कोवेलेंट कंपाउंड को कोवेलेंट नहीं माना, अपने को क्या मानना है? 100%
आयोनिक कंपाउंड है। 100% आयोनिक माना मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब इसका अब देखो आर्बिट्री चार्ज या फिर बोल सकते हैं इमेजिनरी चार्ज रहेगा, तो देखो कैसे असाइन करेंगे, कैसे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट सब बाकी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, ये बताओ इस बॉन्ड को ध्यान से देखो, इस बॉन्ड पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है हाइड्रोजन से, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो बताओ जरा अगर ये इसको 100% आयोनिक मानू तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स उनको कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? डेफिनेटली ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये अगर मैं इसको 100% आयोनिक मानूंगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ये ऑक्सीजन ले गया क्या? अब बताओ जरा, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया क्या? एक्स्ट्रा आ गया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है ना। और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, +1। अब भाई इस बॉन्ड को से ब्रेक किया आयोनिक, तो इसको भी हम लोग 100% आयोनिक मानना है ना कंपाउंड, तो इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करूंगा तो अगेन इस पे क्या आएगा, -1, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, +1। तो बताओ जरा नेट ऑक्सीजन पे क्या आ गया, -2, और इस हाइड्रोजन पे +1, इस हाइड्रोजन पे +1। तो मैं ऐसा बता सकता हूं कि H2O था, इसमें सर हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन की -2 है। ये बात आई क्या समझ? चलो इसी के साथ एक एग्जांपल और लेते हैं, जल्दी आसानी से सीख पाओगे। एक एग्जांपल है मेरे पास H2SO4। H2SO4 में हम लोग सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, फटाफट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमें पता है SO4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है क्या? ये स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग देख चुके होंगे, स्ट्रक्चर अपने को बनानी आनी चाहिए अब तक। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होगा कि सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो बताओ जरा, अब इस डबल बॉन्ड के अंदर भाई 2 सल्फर के इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन के हैं। बताओ अगर 100% आयोनिक मानूंगा तो कौन ले जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा। अब बताओ जरा, अगर ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, -2, और सल्फर पे इसकी वजह से क्या आया, +2। ये बात आई समझ? अब बताओ जरा, इस सल्फर ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। तो इसकी वजह से सल्फर पे क्या आएगा, +1, ऑक्सीजन पे -1। अगेन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले जाएगा, इस डबल बॉन्ड वाले को, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -2, सल्फर पे +2, और ऐसे ही सिंगल बॉन्ड वाले को ले जाएगा। तो इस सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। अब बताओ जरा, सल्फर पे नेट पॉजिटिव चार्ज काउंट करके बताओ जरा, +2 +2 +4 और +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +6। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सल्फर क्या है, +6 में, हाइड्रोजन क्या है, +1 में, और ऑक्सीजन क्या है, -2 में। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब मान लो एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं आपको बोलूं कि Cl2 है, Cl2 के ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अब Cl2 है तो कैसा बना होगा बताओ जरा, क्लोरीन और क्लोरीन क्या, अब सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर रखे हैं। अब ध्यान से देखो क्या Cl2 बना है। अब बताओ क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है क्या? अब इसको अगर 100% आयोनिक मानूं तो भी कोई इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई नहीं लेके जा पाएगा, क्योंकि ये दोनों की ईएन सेम है। तो बताओ जरा, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा पाएगा, तो इसमें भी चार्ज 0 आएगा, इसमें भी चार्ज 0 आएगा। तो बताओ Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ये बात आई समझ? तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स और करवाऊंगा जहां से हम लोग और चीजों को समझ सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, चलो एक एग्जांपल और समझा देता हूँ, उसके बाद बाकी एग्जांपल्स कुछ रूल्स लिखवाऊंगा। मान लो एक एग्जांपल है H2S4O6। अब सबसे पहले तो और ध्यान रखना, जेई में ऑलरेडी सवाल पूछे जा चुके हैं कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है कि सारे एटम्स है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ये जेई में सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अगर अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट बताना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। आई थिंक आपने अगर देखा होगा तो ये थायोनिक एसिड सीरीज है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी बताओ जरा। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से आती है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। बोलो तो ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है H2S4O6। और बताओ इसमें कैसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये ले गया, ये ले गया। क्या इन दोनों सल्फर सल्फर के सिंगल बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन ले जा पाएगा, नहीं लेके जा पाएगा। तो बताओ जरा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इधर से भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इधर से भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो बताओ ये ऑक्सीजन ले जाएगा, इधर वाला ऑक्सीजन, इधर वाला ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है? जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है वही एटम इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। तो बताओ जरा, इस सल्फर पे नेट चार्ज कितना आया, इस डबल बॉन्ड की वजह से +2, नीचे वाले डबल बॉन्ड की वजह से +2, ये ऑक्सीजन की वजह से +1, टोटल कितना आ गया, +5। इस सल्फर पे बताओ, इस सल्फर 0, इस वाले सल्फर पे भी 0, इस वाले सल्फर पे भी +5। तो मैं क्या बोल सकता हूँ H2S4O6 के अंदर कि सर 2 सल्फर तो है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और 2 सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये बात आई समझ? तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख सकते हैं। तो अब देखो मैं कुछ रूल्स लिखवा देता हूँ जो आपको हेल्प कर देंगे
आगे ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सीखने में। तो लिखो कि रूल्स कैसे निकालते हैं, आप ध्यान रखना। अब आपको थोड़ा बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा मैंने कहीं सीखा था बॉन्डिंग वगैरह में कि एक को एक्स मान लो, फिर दूसरे का जनरल ऑक्सीजन स्टेट अपने को पता होती है तो 1 + x ऐसा करके सोल्व कर लो। वो भी बताऊंगा तुम्हें मैं, क्योंकि वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो कैसे होता है निकालना बताता हूँ। तो सबसे पहले लिखो रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो सबसे पहला रूल क्या है, रूल लिखते जाओ साथ साथ में। सबसे पहला रूल अपने को लिखना है कि summation of oxidation number of each atom present in a neutral compound is zero। क्या समझ में आया कि भाई समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल कंपाउंड इज जीरो और इक्वल टू चार्ज इन केस ऑफ आयन, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि अगर एक कोई कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है तो जितने भी एटम्स है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन करोगे तो वो जीरो के इक्वल आएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई CO2 कंपाउंड है, तो CO2 कंपाउंड है तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ जरा। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस, ये तो रूल है कि समेशन सबका ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन क्या है, जीरो, प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू जीरो। क्या समझ में आया कि कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन क्या आना चाहिए, जीरो। तो जीरो क्यों है, क्योंकि देखो CO2 क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। CO2 क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड। और कैसे पता चलेगा कोई न्यूट्रल है कोई चार्ज है, अगर कोई चार्ज ऊपर नहीं दिखा रहेगा तो न्यूट्रल, अगर कोई चार्ज स्पेशली दिखा रहेगा तो वो क्या है, चार्ज है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज वाले की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं SO4 2- तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो पूरे कंपाउंड पे चार्ज क्या -2 है क्या आयन पे, तो इसको क्या लिखूंगा मैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -2। ये बात आई समझ। इसी का यूज करेंगे आगे, देखो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये पहला रूल था। इसमें किसी को दिक्कत, चलो अगर इसमें किसी को दिक्कत नहीं है तो फटाफट सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड रूल क्या बोलता है अपना कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1। इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि देखो फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसी की नहीं है। तो मतलब भाई इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाएगा, इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाएगा, तो इसमें हमेशा से क्या आएगा, -1। तो देखो जैसे अगर मान लो HF है तो इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो -1 और +1, बोलो तो। लेकिन अगर F2 की बात कर ले तो F2 में ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आता है, क्योंकि सर ये तो सेम है ना आयन, मतलब दोनों फ्लोरीन सेम होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर इसके फ्लोरीन का और अगर किसी एटम से कोई भी कंपाउंड बना हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा से क्या आएगा, -1। तीसरा देखो, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर, नोट साथ साथ बनाने की कोशिश करना, बहुत हेल्प हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर प्योर और एलिमेंटल फॉर्म इज ऑलवेज इज जीरो। तो वैसे मान लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर प्योर और एलिमेंटल फॉर्म इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्योर फॉर्म मान लो कि एलिमेंटल मान लो या प्योर फॉर्म देखो Cl2 है, Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, जीरो। मान लो कि O2 दे रखा ऑक्सीजन प्योर फॉर्म है, इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। अगर ओजोन की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। अगर मान लो सिर्फ सिंपल ऐसा दे रखा है, कॉपर दे रखा है, सिंपल कॉपर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताओगे, जीरो। अगर मान लो सिल्वर दे रखा है, सिंपल सिल्वर दे रखा है अकेला, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, जीरो। अगर प्योर और एलिमेंटल फॉर्म में दे रखा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। ये क्लियर है। चलो तो फिर फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है बताओ जरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स। बताओ जरा एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा।
हमें पता है कि सर एल्कली मेटल होती है, मेटल्स हमेशा से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो बताओ जरा ऑक्सीडेशन नंबर एल्कली मेटल क्या आएगा? +1। और ध्यान रखना ऑलवेज ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। अब अगर मैं बात करूं दूसरा, बताओ सेम इसी के साथ आप बोल सकते हो कि सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होगा? भाई एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब सेकंड ग्रुप की मेटल्स क्या, ये हमेशा से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, तो इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? +2 ऑलवेज। तो भाई एल्कली मेटल्स के लिए +1 रहेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए हमेशा क्या रहेगा? +2 रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर फ्लो ऑक्सीजन की बात करें तो भाई ऑक्सीजन जनरली अपने कंपाउंड्स में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in its compounds is वन जनरली वन। कि अगर भाई कोई नॉर्मल कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी जनरली? सॉरी -2, ये हमने गलत बोल दिया, ध्यान रखना। क्या आएगी? -2। +1 तो हाइड्रोजन की रहती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड्स इज जनरली -2। जनरली -2 रहता है, हमेशा -2 नहीं रहेगा, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा देखना कि भाई अगर मैं कोई भी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लो कि CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें नाम क्या है? इसमें कैल्शियम की +2, ऑक्सीजन की -2। जनरली ऑक्सीजन हमेशा -2 दिखाता है लेकिन -2 के अलावा भी बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। जैसे अगर मैं O2F2 की बात करूं तो बताओ जरा O2F2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? O2F2 की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या आ जाएगा बताओ जरा? इसकी वजह से -1 तो इस पे +1, इसकी वजह से -1 और क्लोरीन पे तो इस पे +1। तो बताओ जरा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +1। अगर मैं इसी के साथ बात करूं OF2 की, तो OF2 में बताओ जरा फ्लोरीन पे क्या होता है? -1, तो 2 फ्लोरीन पे -2, तो एक ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? +2। तो ध्यान से देखो O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 भी है, OF2 में क्या है? +2 में, लेकिन जनरली क्या दिखाएगा? जनरली ऑक्सीजन हमेशा से -2 दिखाएगा। अब देखो ऑक्सीजन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे अलग अलग नाम भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि अगर ऑक्सीजन आपको -2 में दिखे तो आप बोल दोगे कि सर वो ऑक्साइड है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन -2 में तो हम क्या बोल देंगे उसे? ऑक्साइड। अगर O2 -2 है तो इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? पर ऑक्साइड। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, देखना, इसे क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। और अगर ऐसा मिल जाए आपको O2-, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड। कि मतलब कि ऑक्सीजन -2 में मिल जाए तो ऑक्साइड, O2-2 मिल जाए तो peroxide, और O2- मिल जाए तो सुपर ऑक्साइड। और इसको देखो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं, देखो जरा। अगर मैं बोलूं CaO तो इसका नाम बताओ। इसका नाम देखो, कैल्शियम किस में है? +2 में, ऑक्सीजन -2 में, तो पता है इसका नाम क्या आता है? इसका नाम आता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये समझ में आया? ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? -2 में है। अब अगर मैं एक और नाम बोल दूं H2O2, इसका नाम क्या बताओगे? ध्यान से देखो, H2O2 की स्ट्रक्चर आप लोगों को बनानी आती होगी, देखो ऐसे। और ये जो बॉन्ड है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, इसे बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बॉन्ड। और आप ध्यान से देखोगे इसमें, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये ले गया, -1 -1। तो देखो ये O2-2 है क्या, तो इसीलिए इसका नाम क्या आ जाएगा? H2O2 में देखो O2-2 है क्या, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर आगे से ध्यान रखना कि पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है कि सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जो सिंगल बॉन्ड होगा तो हम इसे पेरोक्साइड बोल देंगे। ये बात आई समझ? और अगर मैं बात करूं जैसे KO2 है, आयनिक कंपाउंड है, K पे +1, O2 पे -1, तब ये क्या बन गया? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्योंकि इसमें देखो पोटेशियम +1 में, O2-1 में है क्या, तो आप बताओ इसका नाम क्या बताओगे? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसे पोटेशियम ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि सुपर ऑक्साइड किसे कहते हैं? O2- को सुपर ऑक्साइड कहते हैं। यह बात आई क्या समझ? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर ये क्लियर है तो इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। जो अपने यहाँ तक कितने रूल आ गए? 5 आ गए क्या? 6 देखो। अब 6 क्या है कि हाइड्रोजन होता है जनरली वो अपने कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिखाता है अगर नॉर्मल है, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड आ गए तो -1 दिखाएगा। लिख लो एक बार, फिर एक्सप्लेन करता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज -1। कि अगर नॉर्मल कंपाउंड्स में हाइड्रोजन हमेशा +1 दिखाएगा, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड आ गए तो क्या दिखाएगा? -1। इसको तुम ऐसा समझो, मेटल हाइड्राइड का मतलब क्या है?
कि मान लो कंपाउंड है NaH। अब हमें पता है कि भाई NaH है तो सोडियम तो क्या दिखाएगा, +1 दिखाएगा। 4 सोडियम हमने लिखा था तो सोडियम किस में दिखाएगा, +1। तो हाइड्रोजन किस में दिखाएगा बेचारा, -1। अगर मेटल हाइड्राइड है तो सोडियम हमेशा +1, हाइड्रोजन किस में दिखाएगा, -1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर LiH है तो लिथियम किस में दिखाएगा, +1, हाइड्रोजन किस में दिखाएगा, -1। लेकिन अगर NH3 आ गया मान लो तो इसमें सारे हाइड्रोजन किस में दिखाएंगे, +1 में। तो नाइट्रोजन किस में हो जाएगा, -3 में। ये बात आ रही है समझ। तो हाइड्रोजन जनरली अपने कंपाउंड्स में क्या दिखाएगा, +1। लेकिन बाकी अगर मेटल हाइड्राइड आ जाए, मतलब मेटल एल्कली मेटल अर्थ मेटल के साथ में हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो वहां पे क्या दिखाएगा, यहाँ पे -1 दिखाएगा। क्योंकि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मेटल्स होती है वो हमेशा से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है, नेगेटिव नहीं दिखाती। क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, राइट। चलो अब मैं थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, उसके बाद मैं कुछ आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ कि अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि ये बताओ जरा कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि अगर मैं एक्चुअल में ब्लॉक केमिस्ट्री की बातें बता रहा हूँ जो ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पढ़ लोगे तो आगे बहुत हेल्प हो जाएगी। कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है। तो रेंज आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई रेंज कहाँ होती है, देख लो एक बार, कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन -8 टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आया कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से 8 हटा दो, वहां से लेके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वहां तक ऐसा बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की रेंज होती है। इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि मान लो मेरे पास में 13th ग्रुप है, 13th ग्रुप है। 13th ग्रुप में कि अगर मैं आपको पूछूं ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या है, रेंज का मतलब कि 13th ग्रुप के एलिमेंट इनके किन किन के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। रेंज का मतलब है कि यहां से यहां हो सकते हैं, इस रेंज के बाहर कहीं नहीं जा सकते। तो वो रेंज क्या कहती है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन -8 टू लेके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना अपने को आता होगा। जैसे 13 ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, इसका ऑक्सीडेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, NH2 NP3। क्या रहता है, NH2 NP3। तो इसमें बताओ क्या रहता है, क्या NH2 NP1 रहता है, बताओ जरा। नहीं, NP3 नहीं रहता, क्या रहता है, NH2 NP1। क्या रहता है, NH2 NP1। NP3 तो किसका रहता है, फॉस्फोरस वाली फैमिली का 15th ग्रुप का रहता है। क्या 13th ग्रुप का रहता है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो यही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि बताओ जरा 13 ग्रुप के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताओ जरा, 3 हो गए क्या। अब बताओ इसकी रेंज क्या हो जाएगी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3 -8 टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो रेंज क्या होगी, -5 टू +3। तो ये रेंज है, मतलब कि 13th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स आते हैं सारे के सारे, वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -5 दिखा सकते हैं और मैक्सिमम कितने दिखा सकते हैं, +3। इससे बाहर नहीं जा सकते। तो मैं ये रेंज यहाँ पे लिख देता हूँ एक साथ, जो बहुत हेल्प करेगा आपकी। 13th ग्रुप है इधर, या मान लो 14th ग्रुप है अपना, 15th ग्रुप, 16th, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप। और यहाँ मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि रेंज की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, रेंज का मतलब है कि इसके बाहर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, इनमें से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। और हो सकता है कुछ कंपाउंड इनमें से ऑक्सीडेशन स्टेट ना भी दिखाए, लेकिन रेंज है, इससे बाहर नहीं जा सकता। मतलब देखो जरा 13 में क्या आएगा, कि देखो 13 को हमने देखा था -5 टू +3 आ जाएगा सर। 14 में क्या आ जाएगा, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 है तो क्या आ जाएगा, -4 टू +4। कि 14 ग्रुप के एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -4 दिखा सकते हैं, मैक्सिमम +4। 15 क्या आ जाएगा, बताओ जरा, -3 टू +5। 16 क्या आ जाएगा, -2 टू +6। 17 बताओ जरा, -1 टू +7। 18 बताओ जरा, 0 टू +8। मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज है। अगर कोई ऐसा आ जाए कि 16 ग्रुप का एलिमेंट है जो ऐसा मान के चलो कि -4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा हो, तो समझ लेना वो गलत है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता, क्योंकि 16 ग्रुप की रेंज ही क्या होती है, -2 टू +6। तो ये समझ पा रहे हो कि रेंज का मतलब क्या है और कैसे डिसाइड करता है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ कंपाउंड्स बताता हूँ जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो कि सवाल के थ्रू समझते हैं और मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि जनरल एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो वो बहुत हेल्प रहेगा। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो मैं पहले, हम लोग 10-12 एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मान के देखो, हमारे पास एग्जांपल है H3PO2, राइट। पहला एग्जांपल है H3PO2 और इसमें जो अंडरलाइन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, मतलब यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरा मान लो हमारे पास एग्जांपल है H3PO3, इसमें फास्फोरस का।
तीसरा एग्जांपल है मेरे पास में H3PO4, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। अब देखो जरा, यहीं पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, इसी के साथ मैं दो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कर रहा हूं। एक होती है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लेता है, इसको जनरली हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं इसमें, और एक होता है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में डिफरेंस होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो एक बार समझ लो। एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, ये डायरेक्टली फॉर्मूले से निकलती है। कैसे कि अगर मान लो मेरे पास में एग्जांपल है H3PO2, इसमें सिर्फ मुझे फोस्फोरस की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, बाकी सबकी पता है। तो एक काम करो, ऐसा मान लो कि जो फोस्फोरस है उसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट X है। क्या है, X है। अब हाइड्रोजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमने अपने रूल्स में देखा था, क्या होती है, +1। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। अब हमने रूल भी देखा था पहला कि समेशन ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज 0 इफ compound is neutral or equal to ion if compound is charged. Now let's talk about the H3PO2, and H3PO2 is a neutral compound. Then we can say that summation of oxidation number of hydrogen, phosphor and oxygen is equals to 0 because H3PO2 is a neutral compound, right? चलो तो इसको फॉलो कर लेते हैं। एंड जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर, 3। क्या, तो क्या लिखेंगे, 3 into +1, राइट। प्लस फोस्फोरस की हमने क्या मान ली, X। ये मैं एवरेज निकालना बता रहा हूँ, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूरी है, स्ट्रक्चर भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। अब मैं ये भी बता दूंगा कि कब स्ट्रक्चर बनानी है और कब अपने को इस फॉर्मूले से काम चला लेना है। ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा बताओ जरा, ये 3 into +1 + X, प्लस ऑक्सीजन के लिए देखो 2, और ऑक्सीजन सॉरी 2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल। अब देखो क्या आ जाएगा, 3 + X -4 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू +1। तो देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्या, +1, राइट। और अब मैं अगर स्ट्रक्चर से बनाने की बात करूं तो आप स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, H3PO2 की। स्ट्रक्चर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस H को ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिड्यूसिंग H वो एसिडिक H बोल देता है, ये 2 हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग H बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जरा। ये सर ऑक्सीजन ले जाएगा, +2 आ जाएगा, ये भी ऑक्सीजन ले जाएगा, +1 आ जाएगा। और हाइड्रोजन फोस्फोरस में ये किसकी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की। तो इन इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा, हाइड्रोजन। फोस्फोरस तो क्या आएगा, -2। और नेट पूछो फोस्फोरस पे क्या आ जाएगा, +1। तो फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और बताता हूँ, फिर मैं बाकी कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क दूंगा। कि मान लो अगर हमारे पास में H3PO3 है, इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताओगे जरा बताओ। फॉर्मूले से निकालते हैं सबसे पहले, तो क्या आएगा, 3 + X -6 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू क्या आ गया, +3। ये समझ में आया क्या, क्योंकि ऑक्सीजन H3PO3 है तो एक ऑक्सीजन का -2, 3 का क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा क्या। और अब इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर ऐसी आ जाएगी, देखो स्ट्रक्चर आ गई क्या। और स्ट्रक्चर में बहुत इजी है निकालना, ये ले जाएगा, ये ले जाएगा, ये ले जाएगा और ये ले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा +3। इजी है। ऐसे ही H3PO4 के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन अब पंगा कब आएगा, ध्यान से देखो कि कब अपने को स्ट्रक्चर बनानी पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब एक मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बोलूँ आपको HCl है, जहाँ पे साइनाइड और नाइट्रोजन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। यहाँ पे पंगा पड़ जाएगा। कैसे, क्योंकि अब देखो जनरली अपने को ना तो कार्बन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पता, ना नाइट्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पता। तो अब इस केस में हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। जनरल कैसे निकालोगे, किसी के पता तो होनी चाहिए, किसको एक्स मानोगे। इस केस में स्ट्रक्चर बनानी जरूरी हो जाती है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ध्यान से देखो, HCN की HC ट्रिपल बॉन्ड एंड ये बनती है क्या। और बताओ इन तीनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, -3। कार्बन पे क्या आएगा, +3। और हाइड्रोजन कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा बताओ, कार्बन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस पे आएगा -1, इस पे +1। तो कार्बन पे नेट क्या आ गया, +2, नाइट्रोजन पे -3। तो HCN में नाइट्रोजन -3 पे और कार्बन +2 है। ध्यान रखना है, पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट डेडिकेटेड है ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा आगे पूरे चैप्टर के अंदर। अब ये कब समझ में आएगा सर कि ऑक्सीडेशन नंबर कब तो हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है और कब अपने को स्ट्रक्चर बना के निकालना है। तो इसके लिए मैं कुछ पर्टिकुलर रूल्स लिखवा रहा हूँ, देख लो, बहुत हेल्प करेगा, राइट। और ध्यान रखना, मैं एक सबसे पहले नोट लिखवा देता हूँ कि जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शनल हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ध्यान से देखो। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा।
तो फ्रैक्शनल कब आएगा कि जब आधा इलेक्ट्रॉन दे आधा इलेक्ट्रॉन ले। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन दे आधा इलेक्ट्रॉन ले। तो कभी भी इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट कभी भी ध्यान रखना कि वो नहीं फ्रैक्शनल नहीं आ सकती, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आ सकती है। एक दो एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, फिर मैं नोट लिखवाता हूँ। जैसे H2S4O6 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी निकाला था, थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल किए थे क्या। तो सल्फर का मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसको X मान लो तुम। X मान लो तो क्या निकालोगे बताओ जरा। 2 इंटू हाइड्रोजन का +1 प्लस 4x प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया 2 प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या आ गया 10/4। देखो फ्रैक्शनल आ गई क्या, लेकिन हमने सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकाला था, क्या आया था 2 का 0 और 2 का +5। तो क्या समझ में आया यहाँ से, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कांट बी इन फ्रैक्शनल। ये बात मैंने अभी बोल दिया है, तो आप लोग नोट लिख सकते हो कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फ्रैक्शनल बट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट can't be fractional, but it can be zero, negative and positive। तो मैं लिख देता हूं एक बार, individual oxidation state can't be fractional, it can be zero, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बात आई समझ। चलो अब मैं जो रूल्स लिखवा रहा था कि कैसे पता चलेगा कब स्ट्रक्चर बनानी है, अगर अपने को ये पता चल जाए ना कि कब स्ट्रक्चर बनानी है सर, और कब अपने को डायरेक्टली मतलब फॉर्मूले से काम चला, दोनों आने चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूले से टाइम बचेगा और स्ट्रक्चर से अपने को एग्जैक्ट पता चलेगा। तो जब भी ऐसा पूछ लिया जाए, अपने को ये पता चल जाए कि अगर कब स्ट्रक्चर बनानी है और देखते समझ में आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो देखो कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, व्हेन टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कब अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट है व्हेन टू एटम्स ऑफ unknown general oxidation state is available, या फिर प्रेजेंट लिख देते हैं ना, कि भाई जब सोचो जैसे HCl वाला एग्जांपल था कि जब दो ऐसे एटम हो जिसमें जिनका एवरेज ऑक्सीजन स्टेट अपने को जनरल ऑक्सीजन स्टेट नहीं पता, उस केस में अपने को फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों का 2 वेरिएबल हो जाएंगे और अपने को स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। दूसरे पॉइंट की बात करूं, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट ऑफ रेंज, कि भाई अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ गई, जो रेंज के अंदर ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, उस केस में अपने को क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनानी चाहिए। इसके हर एक मैं एग्जांपल्स दूंगा होमवर्क के लिए, उसमें सारे एग्जांपल्स आएंगे, ट्राई कर लोगे चीज सीख जाओगे। तीसरा क्या है, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स इन फ्रैक्शन, कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और फ्रैक्शन में आ गया तो पक्का लोचा है। ठीक, सोचो ऑक्सीजन स्टेट फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकती, जनरल ऑक्सीजन स्टेट आ सकते, मतलब पक्का कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, तो अपने को ध्यान रखना है। फोर्थ देख लो, व्हेन देयर इज चांसेस दैट peroxide bond is present, peroxide bond is present, कि जब ये हो कि कोई पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये अपने को थोड़ा आइडिया लगेगा, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड होगा तो पक्का एवरेज ऑक्सीजन स्टेट में दिक्कत आएगी और इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट कुछ अलग आएगी, तब अपने को ऐसा स्मेल आएगी कि पेरोक्साइड बॉन्ड हो सकता है, उस केस में अपने को स्ट्रक्चर बनानी चाहिए। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, फिर आप समझ पाओगे ज्यादा अच्छे से। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ, वो एग्जांपल्स ट्राई करने हैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन्हीं एग्जांपल्स से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगेन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, खुद से ट्राई करो, सीखोगे, फिर ज्यादा चीज सीख पाओगे। अगर फिर भी कुछ दिक्कत मेरे से पूछ लेना। जैसे HNO3 हो गया, HCN, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, उनके ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालनी है, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है आइसोसाइनाइड, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों की निकालनी है। हमारे पास C3O2 एग्जांपल है, इसमें कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। फिफ्थ हमारे पास H2S2O4 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। फिर हमारे पास में ICl3 है, आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। ट्राई करना, ध्यान रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैच करना आपका आंसर सही है गलत है। मान लो अपने पास CrO5 दे रखा है, क्रोमियम के लिए निकालो। आपके लिए आपको दे रखा है CrO2Cl2, अगेन क्रोमियम के लिए बताओ। आपको दे रखा है K2Cr2O7, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। 10 आपको दे रखा है
मान लो KMnO4 हो, KMnO4 नहीं हुआ ना, चलो देखो KMnO4 दे रखा है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। आप बताओ जरा Fe2O3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ आयरन की। 12 नंबर है हमारे पास में Fe3O4, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। 13 है हमारे पास में Mn3O4, इसमें मैग्नीज की बताओ। 14 है हमारे पास में Pb3O4, इसमें Pb की बताओ। 15 है मान लो हमारे पास में लास्ट में ऐसा मान लो Fe.954, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें पूछा गया है Fe.954, इसमें आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो ये सारे सवाल ट्राई करने हैं अपने को, ऑक्सीडेशन स्टेट तमीज से एक एक एग्जांपल को ट्राई करना है। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्रॉपर दोबारा बताने वाला हूँ, इन सारे एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वहां पे आप मैच कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।